देखो कितने पन्नों की ये आप लोगों के नोट्स तैयार की गई है। और इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, ऐसा आप लोगों को बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। एक ही वीडियो में एक पूरी चीज, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 29 फरवरी साइंस को जो आपका पेपर आने वाला 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए एक ही वीडियो है और देखिए कितने पन्नों की यहाँ पर देखिए नोट्स है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्लास 10th में हो और 29 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को साइंस का 70 नंबर बिल्कुल पक्का एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए इस तरीके की वीडियो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी जो एक ही वीडियो में सब कुछ बताएंगे। अगर आप देखोगे इस वीडियो को पूरा तो आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक साथ मिलेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा उसको तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यह समझ लो जिसने भी इस वीडियो को भैया शुरू से लेकर के अंत तक देखा तो जितने भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। और देखिए ये क्वेश्चन एकदम श्योर हैं, 101% श्योर हैं भैया कि ये आएंगे ही आएंगे, क्योंकि लगभग बहुत बार जो पूछे गए प्रश्न हैं मैंने वो प्रश्न इसमें लिए हैं आप लोगों के। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर देने वाले हैं, 29 फरवरी को देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान से समझो, जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जैसा पेपर एग्जाम में आएगा ना सेम उसी तरीके से ये 70 नंबर पक्का आपको वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में देखिए बहुत सारी कॉपियां हैं, बहुत सारे पन्ने हैं और सभी पन्नों को इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं, यानी पूरा 70 नंबर पक्का एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो लगभग बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं वो क्वेश्चन है। यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के मोस्ट आईएमपी, ठीक है, मोस्ट आईएमपी बहुविकल्पी प्रश्न, मोस्ट आईएमपी सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि खंड का, यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला खंड का आएगा, तो आप लोगों का जो खंड का आएगा उसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी सभी के सभी एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए उपखंड का में यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ है सारे के सारे फिजिक्स के प्रश्न होंगे। और देखिए फिजिक्स के प्रश्नों में देखिए ध्यान से समझना, फिजिक्स के जो प्रश्न होंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी किसी वस्तु का अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा यानी आभासी हो, सीधा हो और वस्तु से बड़ा। ठीक है ना, तीन कंडीशन है, आभासी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो फिर आपको बताना कि ऐसी स्थिति में हमारी जो वस्तु है वो कहां पर स्थित होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, यानी हमारी जो वस्तु है वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होनी चाहिए, या फिर वक्रता केंद्र पर स्थित होनी चाहिए, या फिर आप लोगों की जो वस्तु है वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से थोड़ी दूरी पर स्थित होनी चाहिए, या फिर भैया दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित होनी चाहिए। तो आप लोगों की जो वस्तु होगी वो स्थित होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, तो पहले वाले का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा सेकंड है, कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी अगर हमें कोई भी चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ है, तो अगर हमें उसको देखना हो तो हम लोग कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, ऑप्शन दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, सेकंड दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और तीसरा दे रखा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। यानी भैया हमको छोटे अक्षरों को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी वाला और कौन सा लेंस लेना चाहिए। तो देखो छोटे अक्षरों को देखने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस लेना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 यानी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि किसी गोली दर्पण, देखिए अगर जिसने भी इन वीडियोस को देख लिया मैं गारंटी ले रहा हूं कि भैया 70 नंबर पक्का वीडियो देखो और पूरे मार्क्स क्लियर कर लो। मतलब एक वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कौन सा प्रश्न कहां आता है, ऑल टोटल यानी 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का।
ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं कि किसी एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। फिर कह रहा है दर्पण तथा लेंस में संभव होगा, यानी जो गोली दर्पण है और जो हमारा पतला गोली लेंस है दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। तो दोनों में दर्पण तथा लेंस में क्या संभव होगा, यानी दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, एक अवतल होगा दूसरा उत्तल होगा। तो इस टाइप से देखिए दे रखे हैं कि दोनों अवतल दोनों उत्तल, तीसरा दर्पण उत्तल होगा यानी दर्पण अवतल होगा और उत्तल होगा, या फिर आप लोगों का दर्पण उत्तल होगा तथा लेंस अवतल होगा। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो देखिए ऐसी कंडीशन में आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी दोनों अवतल होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आपके एग्जाम में 20 MCQ पूछे जाएंगे, 20 MCQ, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मैं 20 MCQ बताने वाला हूं यहां से आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, इनकी संख्या चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही देखने को आपको मिलेंगे। चौथा प्रश्न है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होती है, यानी मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। यानी आपकी जो आंखें होती हैं, आपकी आंखों से आप जिस भी चीज को देखते हो तो उस चीज का प्रतिबिंब आपकी आंखों पर बनता है। तो कहां पर बनता है? कॉर्निया पर बनता है कि पुतली पर बनता है कि परितालिका पर बनता है कि दृष्टि पटल पर बनता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, दृष्टि पटल पर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर प्रश्न हमारा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। क्वेश्चन है कि दो चालक तार, ठीक है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है, ओके, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? यानी दो चालक हैं जिन्हें सबसे पहले क्या करते हैं, जिनकी लंबाई और व्यास को, यानी उनकी लंबाई और उसकी जो गोलाई होती चौड़ाई उसको समान रखते हैं। सबसे पहले इन्हें श्रेणी क्रम में यानी एक कतार में जोड़ते हैं, फिर इसको एक के ऊपर एक करके जोड़ते हैं। फिर पूछ रहा है कि इन दोनों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं जरा। पहला ऑप्शन दे रखा है 1:2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2:1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1:4, चौथा ऑप्शन दे रखा है 4:1। तो भैया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी तीसरा वाला यानी 1:4, यानी इसका राइट ऑप्शन 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि लघु परिपथ के, ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि लघु परिपथ के समय, यानी लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। यानी अगर हम लोग क्या करें, छोटे सर्किट की जगह यानी बहुत लंबा तार ले लें और बहुत लंबे तार में जगह जगह पर बल्ब लगाते चले जाएं, तो फिर कह रहा है कि ऐसे परिपथ को हम लोग लघु परिपथ कहते हैं। तो लघु परिपथ जो होता है उसमें विद्युत धारा का मान कैसा होगा? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो देखो लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। लघु परिपथ के समय लघु परिपथ जो होता है विद्युत धारा का मान कैसा हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना सारे स्टूडेंट जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। यानी भैया जो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है, यानी विद्युत धारा यानी हमारी वो धारा जिससे कि घर में हमारी लाइटें जलती हैं, तो उस धारा को उत्पन्न करने वाली जो हमारी युक्ति होती है वो युक्ति कौन सी होती है? जनित्र होती है, मीटर होती है कि गैल्वेनोमीटर होती है कि मीटर होती है? तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति हमारी जनित्र होती है। क्या होती है? जनित्र, ठीक है। अगला अब देखिए यहां से मैंने आप लोगों को बताया आपके बोर्ड परीक्षा में, देखिए ध्यान से समझना, आपके बोर्ड परीक्षा में क्या होता है स्टूडेंट कि आपके बोर्ड परीक्षा में ना 20 MCQ पूछे जाते हैं, 20 MCQ आते हैं और जिसमें से सबसे पहले 7 MCQ फिजिक्स से आते हैं, 7 MCQ आप लोगों के आ जाते हैं बायोलॉजी से, और यहाँ पर देखिए 6 MCQ आपसे पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। यानी 7 MCQ फिजिक्स में, 7 MCQ बायोलॉजी में और 6 MCQ आपसे केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, और 7 दूना के 14 6 20 यहाँ से आपके MCQ आते हैं। और 20 के 20 MCQ आप बिल्कुल सही करके आओगे अगर आप हमारे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहोगे, 29 फरवरी तक जुड़े रहोगे तो 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमने फिजिक्स के सारे MCQ देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उपखंड खा की, यानी यहाँ पर हमारे जितने भी प्रश्न होंगे
यहाँ हमारे जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बहुविकल्पी के, वो सारे क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के होंगे। किसके होंगे भैया? केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि एंटीमनी है, यानी हमारा 8वां प्रश्न है इस वीडियो का कि एंटीमनी क्या है? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? बताइए क्या है एंटीमनी। तो आप लोगों की जो एंटीमनी है ये एक प्रकार की उपधातु है। क्या है? उपधातु। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, यानी आप लोगों का जो लेड नाइट्रेट होता है ना, लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड को हम लोग Pb बोलते हैं और नाइट्रेट को NO3, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? PbNO3। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे के प्रश्न देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 नंबर हमारा, यानी 10 नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी भैया आपको बताना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई साहब, पहला ऑप्शन दे रखा है C2H6, दूसरा दे रखा है C2H4, तीसरा ऑप्शन दे रखा है CH4 और चौथा ऑप्शन दे रखा है C3H8। यानी आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा। इससे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कंडीशन जान लो। इसकी कंडीशन होती है कि कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये आप लोगों का असंतृप्त यौगिक नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन असंतृप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 यानी C2H4। ठीक है, ये क्यों सही होगा? क्योंकि इसके मध्य में देखिए कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 4 हैं, तो इसका सीधा जो संबंध होगा वो इससे होगा। ठीक है, किससे? इससे होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, यानी आप लोगों का जो प्रोपेनल है, प्रोपेनल, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? देखो पहला क्रियात्मक समूह दे रखा है CHO, दूसरा दे रखा है OH, तीसरा दे रखा है कार्बन के साथ ऑक्सीजन और चौथा दे रखा है सिंगल बॉन्ड में COOH। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपको प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होगा वो आप लोगों का पहला वाला होगा। ठीक है, आंख मिचकर लगा लेना। देखिए जितने भी आपके कीटोन समूह के हैं, अल्कोहल समूह के हैं, कार्बोक्सिलिक समूह के हैं, ठीक है, आपके जितने भी समूह हैं उनके सभी को आपको क्रियात्मक समूह याद कर लेने हैं। प्रश्न आएंगे बदल के भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी को याद कर लेना, और ये क्वेश्चन तो लगभग श्योर हैं आने वाले, तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, यानी 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12 है कि एसिटिक अम्ल की IUPAC नाम है, यानी आपको बताना है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एसिटिक अम्ल होता है कि मेथनोइक अम्ल होता है कि एथनोइक अम्ल होता है कि प्रोपेनोइक अम्ल होता है? बताइए एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, यानी 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र, एक तत्व है जिसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? यानी ये आपका जो MCl2 दे रखा है, इस MCl2 जो आपका क्लोराइड है ना, अगर हम MCl2 में ऑक्सीजन की क्रिया करा दें तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MO2 बन जाएगा कि M2O3 बन जाएगा कि MO बन जाएगा कि M2O बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी MO। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोगों के जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं ना, यहाँ तक देखिए पूरे आपके जितने भी केमिस्ट्री के प्रश्न थे, केमिस्ट्री के मैंने यहाँ पर देखिए 6 प्रश्नों को बता दिया। ठीक है, अब इन 6 प्रश्नों को तुरंत नोट कर लेना। अब देखिए इसकी आपको क्या करनी है भैया, इसकी इन प्रश्नों की जो भी मैं 70 नंबर पक्का वीडियो करा रहा हूँ, इन 70 नंबर पक्का वीडियो की आप लोगों को अलग से नोट्स बनानी है। ठीक है, पहली वीडियो आ चुकी है साइंस की, तो पहली वीडियो में जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं MCQ लघु जो भी हैं, उनको भैया किसी ना किसी नोट्स में नोट कर लेना, पहली वीडियो के सारे प्रश्नों को, और पेपर से पहले इनको रिवीजन करके चले जाना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर उपखंड गा की। देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया का, फिर हमने आपको बताया खा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं गा की। ठीक है, तो गा में हम देखेंगे जितने भी आपके बायोलॉजी के प्रश्न हैं, जितने भी आपके बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न हैं, अब हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है,
चलिए सबसे पहले देखते हैं उपखंड गा का पहला प्रश्न कह रहा है कि 14 नंबर प्रश्न है और कह रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है, यानी आपको बताना है कि जो वायु वृक्क होते हैं इनका कार्य क्या होता है। श्वसन होता है कि प्रजनन होता है कि उत्सर्जन होता है कि पाचन होता है। तो वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन। क्या होता है भैया? उत्सर्जन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, यानी जो पत्तियां होती हैं इनमें कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में होती हैं, पत्तियों में। यानी ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा पौधा है जिस पौधे की पत्तियों में, है ना, जिस पौधे की पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में होती हैं कि ब्रायोफिलम में होती हैं कि आलू में होती हैं कि इन सभी पर। तो जो आप लोगों का ब्रायोफिलम का पौधा होता है इसकी पत्तियों पर कलियां उगती हैं। ठीक है। 16 नंबर अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। तो अनुवांशिक विज्ञान के जनक आपके कौन हो जाएंगे? आंख मीचकर इसका नाम, सिंगल नाम याद रखना, सारी क्वेश्चन को, सारी ऑप्शन को मत देखना, सिंपल सा नाम याद रखना है कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक यानी अनुवांशिकता के जनक चार्ल्स डार्विन हैं। कौन है? चार्ल्स डार्विन। आगे प्रश्न हमारा है कि 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, यानी जो 2 डीएनए तंतु होते हैं वो आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है तो हाइड्रा में होता है। ठीक है, किसमें होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन? हाइड्रा में। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे के हमारे 2 प्रश्न। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी के केवल 2 प्रश्न रह जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, यानी देखिए यहाँ तक हम लोगों ने मुकुलन वाला जो प्रश्न पढ़ा था ये हमारा 18 नंबर प्रश्न होगा, और ये हमारा 17 नंबर प्रश्न होगा, और ये हमारा 19 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में पीपीटी मेकर से। तो देखिए यहाँ पर मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था भैया? मीठा मटर, मीठी मटर की उद्यान मटर की गुड़हल होता है कि सरसों होता है? तो उद्यान मटर। कौन सा? उद्यान मटर। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी है, मेंडल का जो पौधा था प्रायोगिक पौधा, उसमें मीठा मटर और उद्यान मटर भी आ सकता है, लेकिन आपको उद्यान मटर पर टिक लगाना है। अगला प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा एक मानव मादक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का शुक्रवाहिकाएं। ठीक है, इसको देख लेना, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्रवाहिकाएं। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां से जितने भी मैंने आपको बताए, यहां पर हमने आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन लिए, ठीक है, तो लगभग मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 20 एमसीक्यू बताए, 20 एमसीक्यू बताए। तो भैया इन 20 एमसीक्यू को रट लेना, ये 101% आएंगे ही आएंगे, श्योर है एकदम। तो इनको रट लेना और इनकी नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आगे के प्रश्न की। भैया आगे हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो वर्णनात्मक होने वाले हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में 4-4 नंबर की, 6-6 नंबर के एग्जाम में या तो 2-2 नंबर के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को टिक नहीं लगाना है, यहाँ के प्रश्नों को हमको अपने कॉपी में लिखना है, और ऊपर वाले जितने भी एमसीक्यू थे हमको उनको OMR में लिखना था। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी आपके प्रश्न आएंगे बड़े ध्यान से समझना। तो पहला हमारा प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु। यहाँ से देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल का है। तो प्रश्न हमारा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, है ना। पहला प्रश्न है, न्यूमेरिकल लिया गया है, फिजिक्स से है और इंपॉर्टेंट है, आता है, देख लेना। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है जो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, और फिर आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार, यानी तब आपको प्रतिबिंब की स्थिति और आकार को आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर पहले से ही करके लाया हूँ ताकि आपको ना समझ में आए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मैं पहले से ही न्यूमेरिकल करके लाया हूँ, समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको देखना है क्या लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। अब जो भी दिया गया है वो लिखेंगे। तो क्या दिया गया है? सबसे पहले देखिए दे रखा है कि हमारी जो वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। यानी वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु की स्थिति कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की दूरी जो u है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और वस्तु हमारी 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो हम लिखेंगे वस्तु की लंबाई, जिसको हम h नाम बोलते हैं, और वस्तु की लंबाई को हम लोग कभी कभी i भी बोलते हैं। ठीक है,
आई भी इसको बोलते हैं और इसको एच भी बोलते हैं, बट मैं इसको एच बोल रहा हूँ। तो वस्तु की लंबाई एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखी थी और वस्तु की दूरी हमको 30 सेंटीमीटर दे रखी थी, लेकिन हमने माइनस लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो लेंस है फाइनली वो भैया उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस में हमेशा वस्तु की दूरी धनात्मक होती है। ठीक है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई यानी आकार का मतलब होता है लंबाई और स्थिति का मतलब होता है दूरी, ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि वस्तु की दूरी, और देखिए फोकस दूरी हमारी 20 सेंटीमीटर दे रखी थी तो ये प्लस में होगी, और प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करनी है, भी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी एच डैश हमको प्राप्त करनी है। ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे? तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपना जो फार्मूला होता है लेंस का फार्मूला वो लगाओगे। लेंस का फार्मूला लगाओगे। लेंस का फार्मूला होता है भैया, आप लोगों का ध्यान से देखिएगा, 1/f 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये फार्मूला होता है लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र लगाएंगे। और न्यूमेरिकल में एक बात ध्यान देना, न्यूमेरिकल जब भी आप लगाएं ना तो उसमें जितने भी फार्मूले होते हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दें और ब्लैक पेन का प्रयोग कर लें। ऐसे एग्जामिनर को पता लगेगा कि स्टूडेंट ने थोड़ा अच्छा लिखा है और वो आपको बिना देखे या फिर कहीं गलती भी होगी तो भी फुल नंबर दे देगा। तो भैया लेंस का सूत्र लगाएंगे और f देखिए जो भी हमारे मान है, जैसे हमें f का मान पता था, v का मान, u का मान पता था, तो मैंने सारे मानों को रख दिया 20 माइनस 30। और यहाँ से देखिए 1, यहाँ से आप क्या करेंगे फाइनली, यहाँ से आप लोग v का मान निकाल लेंगे तो v का मान 60 निकल के आया। ठीक है। v का मान कितना निकला? 60। आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे पूरी तो v का मान 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन तो करना जानते ही होगे, अगर नहीं जानते हो ना तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक और बाद में अगर देख लेना कहीं अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो यहाँ से आप लोग प्रत्येक स्टेप को देख लेना। ठीक है। जब आप लोग v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर निकाल लेना, v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी निकल के आई है, प्रतिबिंब की दूरी। तो लिखोगे अतः वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तब लिखोगे कि प्रतिबिंब की लंबाई के आवर्धन का प्रयोग, यानी प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग आवर्धन का प्रयोग करेंगे, यानी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन इज इक्वल टू क्या होता है? यम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन यस इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये एच डैश हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है और यच हमारी यहाँ पर वस्तु की लंबाई है। हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, वस्तु की लंबाई पता है और वी भी हमने ज्ञात कर लिया है, यू हमें पहले से ही ज्ञात था। अब हम फाइनली यहाँ पर सारे मान को पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा सूत्र है आवर्धन का, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एच डैश हमें निकालना है, एच हमें पता था 5 है, वी हमें पता था 60 निकला था, यू पता था -30 सेंटीमीटर और रख देंगे। एच डैश हमारा यहाँ से माइनस का 10 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। 2 + 2 यानी 2 नंबर आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालने में और 2 नंबर उसकी लंबाई निकालने के लिए आपको यहाँ से फाइनली 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे और ऐसा न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में आता है। तो आप लिख देंगे कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। देखिए एच डैश हमारा ऋणात्मक निकल के आया था, जब जोड़ो घटाओगे तो ऋणात्मक निकलेगा, लेकिन आप लिखोगे कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, अतः प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला न्यूमेरिकल कर लिया पूरा कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल भैया हमारा दे रखा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है जिसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, अर्थात उसको पास की तो वस्तु दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है। यानी 20 सेंटीमीटर दूरी स्थित पुस्तक को देख सकता है और 25 सेंटीमीटर दूर पढ़ने के लिए उसे कैसा लेंस प्रयोग करना होगा और लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा, यानी कौन सी फोकस दूरी वाला लेंस उसे अपनी आंखों में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लेंस से वस्तु की जो दूरी है वो यू होती है। देखिए हमेशा याद रखना कि जो चीज़ वो नहीं देख पाएगा ना, जो चीज़ कोई व्यक्ति अगर किसी उसकी आंख में कोई भी दोष है, तो अगर वो कोई भी दोष उसकी आंखों में है और अगर वो कोई भी वस्तु नहीं देख पा रहा है, कहीं पर भी रखी है, तो वो होती है उसकी वस्तु की दूरी, और जो वो देख लेता है वो होती है उसकी प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु की दूरी कितनी है? -25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। ठीक है। और आप लोगों को मैंने एक फार्मूला याद कराया था भैया। ठीक है। हमने आप लोगों को एक फार्मूला याद कराया था, आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ
हमने फार्मूला आपको लेंस का फार्मूला अभी याद कराया था, होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, u का v का मान रख देंगे और u का मान रख देंगे, माइनस का 20 माइनस का 25, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका f इज इक्वल टू कितना निकलेगा, f इज इक्वल टू माइनस का 100 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो फिर हम लोग लिखेंगे इसके आंसर में लास्ट में कि फोकस दूरी ऋणात्मक -100 सेंटीमीटर अर्थात -1 मीटर फोकस दूरी वाला हमें अपनी आंखों में कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमें अपनी आंखों में अवतल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल दूसरा वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल भी 4 नंबर का एग्जाम में आएगा, हर साल आता है 4 नंबर का, तो इसे तैयार कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर तीसरे की, यानी न्यूमेरिकल नंबर 3। तीसरा न्यूमेरिकल हमारा है कि न्यूमेरिकल नहीं है ये, देखिए हमारा यहाँ पर एक लिखने वाला, यानी यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में ये भी 4 नंबर का आता है। ठीक है, 4 नंबर का आता है, और आपके एग्जाम में फिजिक्स से 4 नंबर के कम से कम आपके एग्जाम में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो 4 तिहाई 12, कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 या 4 भी पूछे जा सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए और इससे संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपको ओम का नियम क्या है वो बताना है, और इसकी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या कैसे करोगे, तो विद्युत परिपथ बनाकर करोगे। ठीक है, और ये भी आपको बताना है कि विद्युत चालक का प्रतिरोध, जो विद्युत चालक होता है उसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी ये क्वेश्चन आपका ओम के नियम सत्यापन, यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ओम का नियम का सत्यापन, तो देखो उस क्वेश्चन को बस बदल के पूछ दिया गया है और कुछ नहीं है इसमें, बस ओम का नियम सत्यापन आता है उसको पढ़ लो। हालांकि मैंने थोड़ा यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ कि ओम का नियम में क्या लिखोगे। देखिए जिसको ओम का नियम नहीं आता है वो लिखेंगे, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब हो गया, इनमें अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इसके सिरों पर लगाया जब विभवांतर भी लगाया जाता है, विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जरा यहाँ समझो। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा विभवांतर भी होता है, ठीक है, विभवांतर भी होता है और हमारी धारा आई होती है, इसका जो मान होता है हमेशा एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। नियतांक का मतलब होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू हमारी यहाँ पर एक आर आती है, और आर आने से हमारा फार्मूला बन जाता है V/I = R, और इसी की हम लोग कहते हैं ओम के नियम का फार्मूला। और इसी से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल से बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपको पूरा करना है। मैं इसको थोड़ा सा लिख कर लाया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूरा करना है। ठीक है, ये 7 नंबर का या तो 4 नंबर 6 नंबर का पूछा जाता है। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर हमारा अगला। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न सीधा 7 नंबर का आता है, सॉरी 6 नंबर का। ये प्रश्न 6 नंबर में आता है, और ये हमारा विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। एक हमारा विस्तृत उत्तरी आता है, और 3 हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लघु वाले पूछे जाते हैं। 3 लघु आते हैं और एक विस्तृत उत्तरी आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा प्रश्न मैंने लिया है। तो ये एक IMP प्रश्न है जो लगभग आता ही आता है, श्योर है एकदम। प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत की संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना। यानी इस प्रश्न में आपको प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है, और इसका जो सिद्धांत होता है यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, वो बताना पड़ता है। संरचना भी बनानी है, और कार्यविधि यानी कार्यविधि से जैसे कोई भी चीज़ है वो किस तरीके से कार्य करती है वो आपको बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, है ना, और इसी को बदल के पूछ सकता है कि डायनमो का सचित्र वर्णन कीजिए। कभी कभी देखिए ये प्रश्न ऐसे नहीं आएगा तो इस तरीके से आएगा कि डायनमो का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन अथवा में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डायनमो का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लिख करके लाया हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए होता क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि जब किसी बंद कुंडली को घुमाया जाता है, तो जब हम किसी बंद कुंडली को घुमाएंगे, ठीक है, बाहर से, तो उसमें गुजरने वाले, तब देखिए जब किसी भी कुंडली को हम घुमाएंगे तो उसके चारों ओर चुंबक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, संख्या होती है, उसमें बार बार परिवर्तन होता है, और जिसके कारण जो आपकी कुंडली होती है उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कभी भी इंजन को जब घुमाया जाता है तो उसमें करंट नहीं होती है, उसको घुमाने के बाद उसमें अंदर से करंट उत्पन्न होती है, और जिसके चलते जो होता है पानी आने लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब किसी बंद
कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें तेजी से उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, उसमें धारा उत्पन्न होने जाती है, और धारा जो उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। कौन सी धारा कहते हैं? प्रेरित धारा। और कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसके सिद्धांत में आपको इतना लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो फिर आपका फिगर भी बनाना पड़ेगा और इसका जो कार्य विधि है वो भी लिखना पड़ेगा। कार्य विधि क्या है उसमें देखिए, कार्य विधि में क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से समझना। देखिए कार्य विधि में आपको यहाँ पर देखिए इसकी कार्य विधि में आपको यहाँ पर सबसे पहले संरचना बनानी है। संरचना यानी इसका डायग्राम बनाना है डायनमो का, और प्रमुख क्षेत्र यानी जो आप लोगों के इसके प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जैसे आर्मेचर का क्या कार्य होता है ना, सर्पी वलय तथा ब्रुश का क्या कार्य होता है वो भी लिखना है। और भी इसके जो आपको पॉइंट मिलेंगे बुक से पढ़ोगे या फिर किसी भी चैनल के माध्यम से, ठीक है, देखना और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेना। तो जो भी इसके प्रमुख क्षेत्र हैं उसको तैयार कर लेना, और इसमें कार्य विधि पूछी जाती है तो इतना जब तैयार कर लोगे तो 6 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और इतना लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, 1 भी नंबर नहीं काटेगा। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारा जो फिजिक्स था, यानी फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लॉन्ग क्वेश्चन वो सारे क्लियर हो चुके, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको यहाँ से फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री हमारी शुरू होती है उपखंड खा से, उपखंड खा, और जितने केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको नोट करते चलना। देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री का 5वां प्रश्न, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के हमने यहाँ तक फिजिक्स के आपके जो प्रश्न बताए थे टोटल 4 प्रश्न बताए थे, और 5वां प्रश्न हमारा केमिस्ट्री का है। 5वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखना है। यानी जो आपको यहाँ पर जैसे मेथेनॉल दे दिया गया है, प्रोपाइन दे दिया गया है, पेंटाइन दे दिया गया, ब्यूटेनोन दे दिया गया, ब्यूटेनोन 2 दे दिया गया, तो इनको आपको क्या करना है, संरचनात्मक सूत्र इनका लिखना है। ठीक है, तो देखिए संरचनात्मक सूत्र आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं, है ना, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। IUPAC वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक IUPAC वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रत्येक IUPAC के जो संरचना होती है ना, जैसे कि ये IUPAC दे दिया गया नाम वाला, तो इसकी संरचना आप किस तरीके से बनाओगे तो उसको मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है डिटेल से, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद सारे संरचनात्मक सूत्र इसमें 4 दिए गए हैं, आप 4 के अलावा भी बहुत सारे बना लोगे। ठीक है, तो 4 आपकी ये हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइए। यानी क्रियात्मक समूह क्या होता है उसको उदाहरण सहित समझाना है। देखिए क्रियात्मक समूह कह लो या फिर प्रक्रियात्मक समूह कह लो, दोनों एक ही होते हैं, लेकिन अगर कहीं पूछ दिया जाए क्रियात्मक समूह की जगह प्रक्रियात्मक समूह तो भी आप लोग यही प्रश्न लिखोगे। ठीक है, इसका आंसर यही लिखोगे। देखो क्या लिखोगे कि यहाँ देखिए इसको मैंने जो लिखा अपनी लैंग्वेज में लिखा है, यानी अपनी भाषा में सरल करके लिखा है। इसकी डेफिनेशन तो कठिन होती है, जो समझ में हो सकता है आपको ना आए, लेकिन ये आपको आ जाएगी। इसमें लिखना है आपको कि किसी कार्बनिक यौगिक में, यानी कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के साथ जो आपके हाइड्रोजन पाए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन को कोई एक अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह प्रतिस्थापित करता है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि जैसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तो कार्बन के चारों तरफ जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई अन्य परमाणु जुड़ जाता है, तो जो जुड़ने वाला परमाणु होता है वही हमारा प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन को कोई एक अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह प्रतिस्थापित करता है जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। मतलब हम ऐसे किसी भी तत्व को नहीं जोड़ सकते हैं, वही तत्व जुड़ेगा जिसके रासायनिक गुण उस कार्बनिक यौगिक के साथ मिलते होंगे, तो वो जो निर्भर करेगा वही हमारा जो जुड़ेगा तत्व वही हमारा प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्रियात्मक समूह में केवल आपको इतना लिखना है। एग्जाम्पल भी इसका पूछ रहा था, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया है। आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर मेथेन का एग्जाम्पल लिया। मेथेन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के मध्य में, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, यानी सिंगल आबंध पाया जाता है। और आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, और इन चारों तरफ हाइड्रोजन होंगे, 5 नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो वैलेंसिंग होती है वो 4 होती है, तो कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन ही होंगे। इन 4 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई एक अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, बस वही जो होता है जुड़ने वाला परमाणु प्रक्रियात्मक समूह होता है।
तो हाइड्रोजन को हटाकर देखिए यहाँ पर आपका OH समूह जुड़ा है, ठीक है, OH। और ये जो OH समूह जुड़ा है ये हमारा आपको पता होना चाहिए एल्कोहल समूह का ये एक परमाणु है, ठीक है, एल्कोहल समूह यानी सिंगल बॉन्ड में OH। और इस पूरे का नाम फिर हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेन से हो जाएगा मेथेनॉल, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लीजिए OH समूह जोड़ा है हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ये हमारा पूरा प्रश्न हो चुका था और इतना कर दोगे ये 6 नंबर, तो 4 नंबर इसके भी मिल जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का आता है, नहीं ये 4 नंबर का नहीं 2 नंबर का आता है। और यहाँ पर देखिए ये जो आप लोगों के कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखिए, तो ये वाला भी आप लोगों को जहाँ तक कि 2 नंबर का ही आता है। 2 नंबर यहाँ मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। और 7वां प्रश्न आप लोगों का देखिए ये है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। देखिए एग्जाम में मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी कराई थी जिसमें मैंने समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे वो भी बताया था, यानी कोई समीकरण यानी कोई अभिक्रिया दे रखी है वो असंतुलित है तो कैसे आप संतुलित करोगे वो मैंने बताया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा दे रखा है समीकरण कि जिंक है वो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है और जिंक नाइट्रेट बना लेता है। अब ऐसा क्यों होता है कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है, जिंक नाइट्रेट बना लेता है, तो ये समझने के लिए आप लोग समझना कभी, लेकिन हमें अभी इसको बैलेंस करना है। जिंक नाइट्रेट जो होता है केवल जिंक यानी जेडन धातु जो हमारी होती है वो सिल्वर नाइट्रेट यानी बोले तो सिल्वर का मतलब होता है Ag, सिल्वर का मतलब होता है Ag और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3। तो जिंक हमारा AgNO3 से क्रिया कर लेता है और बना लेता है जिंक नाइट्रेट, ठीक है। और इसके साथ और क्या निकलेगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक 2AgNO3 से क्रिया करता है और देखिए ZnNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं जिंक नाइट्रेट। और इसके साथ में देखिए चांदी जो हमारी धातु होती है Ag, इसको हम सिल्वर को चांदी भी बोलते हैं, तो सिल्वर जो हमारी धातु है ये फाइनली बाहर निकल जाती है और इसका जो अवक्षेप होता है वो बैठ जाता है, ये अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो देखिए पहला वाला यहाँ तक हमारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। 1 नंबर का आता है लेकिन मैंने इसको डिटेल से आपको बता दिया, हालांकि आपको केवल और केवल इसकी समीकरण ही लिखनी थी। और देखिए 2 नंबर आएंगे क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमने लिया है हमारा आयरन। अब देखिए हमारा जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट से क्रिया कर रहा है और देखिए यहाँ पर जो ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है ये आती है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं और दोनों एग्जाम्पल को आपको नोट कर लेना है, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत आते हैं एग्जाम में। दूसरा वाला आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है। देखिए जो हमारी आयरन धातु होती है आयरन, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है, कॉपर से अधिक क्रियाशील, इसलिए आयरन कॉपर को हटा देता है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर नहीं, यहाँ पर जिंक होगा आपका, ठीक है। 1 मिनट, ये कॉपर ही होगा लेकिन यहाँ पर आप लोगों का आयरन की जगह हो जाता है जिंक, यहाँ पर आयरन की जगह जिंक होगा, ठीक है, आयरन की जगह जिंक होगा। तो आयरन जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है और जिंक सल्फेट बना लेता है और आपका जो यहाँ पर कॉपर होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो खा वाला प्रश्न हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 8 की। तो देखिए यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 8 शुरू हो रहा है और देखिए यहाँ पर हमारा जो ये प्रश्न नंबर 8 शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारे जितने भी प्रश्न शुरू हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। अब यहाँ से हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, किसके, बायोलॉजी के। और जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो कराएंगे और ये बायोलॉजी के क्वेश्चन 4 नंबर में हर साल आते हैं और ये इस बार भी आएंगे 101%, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पहला है 8वें का खा। यहाँ तक हमने अभी जितने भी आपको कराए प्रश्न वो सारे केमिस्ट्री के थे, फिजिक्स के करा चुके हैं। अब लास्ट हमारा भाग बचा है बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहला प्रश्न है कि लसिका और रुधिर में 2 अंतर लिखिए। कितने? 2 अंतर लिखिए। बट देखिए मैंने यहाँ पर 3 अंतर लिख लिए हैं। क्यों 3 अंतर लिखे हैं? क्योंकि 3 अंतर अगर आपको पता है तो मान के चलिए कभी आपको एक अंतर नहीं याद आ रहा तो आप दूसरा लिख दोगे, इसलिए 3 अंतर लिखे हैं। देखो रुधिर और लसिका में अंतर क्या होता है, तो रुधिर आपका जो होता है ये देखिए, रुधिर हमारा लाल रंग का होता है, लसिका हमारी श्वेत यानी सफ़ेद होती है, ठीक। रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं यानी लाल रुधिराणु, और लसिका में लाल रुधिराणु नहीं, लाल जो आपके रुधिराणु होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा वाला, तीसरा था कि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी हमारा जो डीएनए होता है, रुधिर होता है, उसमें पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। लसिका में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं यानी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं वो हमारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा लसिका में अधिक पाई जाती है। तो इतना आपको 3 अंतर लिखने हैं रुधिर और लसिका में। इसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अब देखिए यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे 2-2 नंबर के और 4-4 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का गा कह रहा कि कायिक जनन यानी पौधे का, देखिए इसमें आप किस तरीके से लिखोगे, कायिक जनन का मतलब क्या होता है, देखिए पौधे का वर्धीय भाग, पौधे का वर्धीय भाग जब मात्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है तो इसे हम लोग वर्धीय जनन कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और लगभग हर साल रिपीट होता है और 2024 में भी आपको ये किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 8वें का घ नंबर। 8वें का घ नंबर क्या है कि हृदय का कार्य क्या होता है। हृदय का कार्य सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता वो जान लो। हृदय का कार्य होता है कि हमारा जो रुधिर होता है ना, रुधिर इसको पंप करने का कार्य हमारा रुधिर करता है। ठीक, इतना लिख दोगे बस। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है और बायोलॉजी के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा, एक टॉपिक एक वीडियो में। तो देखो यहाँ पर बायोलॉजी का 9वां प्रश्न जो लगभग श्योर होता है, 101% आता है हर साल। तो 9वां प्रश्न है कि रासायनिक संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। तो रासायनिक संश्लेषण क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो बुक में देख सकते हो, यूट्यूब पर सर्च करके इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। और अगर मेरे द्वारा पढ़ना है तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है, जल्द इसके लिए हम वीडियो लाएंगे आपको अलग से, एकदम एक टॉपिक एक वीडियो में और अच्छे से। रासायनिक संश्लेषण क्या होता है और इसमें प्रमुख भाग लेने वाले जितने भी 3 जीवाणु हैं या फिर और भी जीवाणु हैं, उनके नाम व इसमें कार्य आपको लिखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 10 है कि पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए। ये भी लॉन्ग प्रश्न है, 4 नंबर में आता है और ये भी आपका लॉन्ग प्रश्न है, 4 नंबर में आता है। ये 4 नंबर में आएगा, नहीं तो 6 नंबर में आएगा, लेकिन ये 4 नंबर में श्योर आता है। ऊपर वाला 9वां प्रश्न 6 नंबर में आएगा, 10वां वाला 4 नंबर में आएगा। और अगर आपको जैसे मान लेते कभी कभी ये वाला प्रश्न 10वां और 11वां यानी अथवा में आता है, तो अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप लिखोगे निम्न, दूसरा वाला प्रश्न लिख दोगे। और दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। टिप्पणी जैसा है, किसको समझाना पड़ेगा, डार्विनवाद को और लैमार्कवाद को। डार्विनवाद में आप क्या लिखोगे, देखिए डार्विनवाद हेडिंग लगाओगे और लिखोगे कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम तो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लैमार्क के पश्चात, यानी देखिए इन्होंने जो अपनी सिद्धांत था, इन्होंने अपना सिद्धांत, इनका सिद्धांत ही डार्विनवाद था। अब इनके सिद्धांत को, यानी जो आपके वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, इनके सिद्धांत को डार्विनवाद क्यों कहा गया वो आपको पता चलेगा। तो देखिए ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लैमार्क के पश्चात, यानी लैमार्क के बाद में, लैमार्क एक हमारे एक वैज्ञानिक थे, तो उनके बाद में जैव विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे अन्य वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद कहा। लैमार्कवाद पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, ये लैमार्कवाद हेडिंग पड़ी हुई है, तो ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विकास की सबसे पहले व्याख्या की थी। इसमें आप लिखोगे कि जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क फ्रांस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्होंने सर्वप्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विकास की व्याख्या सबसे पहले प्रस्तुत की और इसलिए अन्य वैज्ञानिकों ने इनके द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या को लैमार्कवाद नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरी वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं ना, ये पूरे के पूरे वीडियो में 70 नंबर पक्का वाली वीडियो में सारे क्वेश्चन एक वीडियो में फिनिश हो गए हैं। और यहाँ से साइंस की पूरे 70 में 70 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन हमने बताए हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। और सभी लोग अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।